शाकरे खलीली के घर पे जैसे बम फुटता है, क्योंकि शाकरे खलीली अब 48 साल की हो गई है। उसकी 4 बेटियां हैं। अब 4 बेटी की माँ 48 साल की हो गई है और शाकरे खलीली इस उम्र में अकबर खलीली को तलाक दे देती है। अब जो घर वाले हैं वो बहुत बुरा मान जाते हैं और अकबर खलीली के साथ 3 बेटियां रहती है और जो सबसे छोटी बेटी है सबा, वो शाकरे खलीली का साथ नहीं छोड़ती। अब शाकरे खलीली बेंगलोर चले जाती है। उसकी वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। स्वामी श्रद्धा आनंद के साथ रहती है। अब सबा कुछ दिन उनके साथ रहती है और फिर मुंबई चली जाती है। उसे मॉडलिंग का बहुत शौक था इसलिए, लेकिन वो अपनी माँ से फोन पर टच में थी और कभी कभार बेंगलोर आकर 2-3 दिन रुक भी जाया करती थी। 91 में शादी के बाद शाकरे खलीली अचानक से गायब हो जाती है। अब वो कब गायब हुई ये एग्जैक्ट पता नहीं था, क्योंकि जब भी सबा खलीली शाकरे खलीली को कॉल करती है तो वो और ना फोन उठाती और ना ही लैंडलाइन। जब भी उठाते स्वामी श्रद्धानंद उनका फोन उठाते। कभी कहते हैदराबाद गई है, कभी कहते जयपुर गई है, कभी कुछ कहते, पर शाकरे खलीली फोन रिसीव नहीं करती। ये सिलसिला मई के महीने से शुरू हुआ। इसके बाद करीब 9 महीना गुजर जाता है। 9 महीने तक स्वामी श्रद्धा आनंद सबा खलीली को टालते रहता है। आखिरी जब सबा ने फोर्स किया, मेरी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, मेरी माँ कहाँ पर है, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, तो स्वामी श्रद्धा आनंद कहते हैं तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है और वो यूएस गई है डिलीवरी कराने। यूएस में एक हॉस्पिटल है रोजबेल्ट, वहाँ गई है। तो सबा पढ़ी लिखी थी तो उसने यूएस के हॉस्पिटल में फोन किया और कहा ये पेशेंट है शाकरे खलीली, मुझे इनसे बात करना है। तो सामने वाली ने सारे रिकॉर्ड चेक किया और कहा ये नाम की कोई पेशेंट नहीं है वहाँ पर। फिर से सबा खलीली ने स्वामी श्रद्धा आनंद को कॉल किया और कहा तुमने झूठ कहा था, मेरी माँ वहाँ पर नहीं है। तो स्वामी श्रद्धा आनंद फिर से कोई बहाना बनाते हैं तो सबा खलीली को शक हो जाता है उस पर। उसके बाद सबा खलीली बेंगलोर पहुँचती है और अशोक नगर पुलिस स्टेशन में शाकरे खलीली की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाती है। मेरी माँ से मेरी 9 महीने से बात नहीं हुई, वो उन्हें कहती है, और जिस पर मुझे शक है वो मेरी माँ के पति है स्वामी श्रद्धा आनंद। इसके बाद पुलिस तलाश करती है, पूछताछ करती है, पर कुछ पता नहीं चलता। अब बेंगलोर की पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था, पर शाकरे खलीली का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अब स्वामी श्रद्धा आनंद एक तरीके का बाबा बन गया था। उसको तंत्र मंत्र तो आता ही था और उसकी पुलिस में भी अच्छी पहचान हो गई थी, इसीलिए पुलिस उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब बेंगलोर पुलिस ढूंढते ढूंढते 1 साल गुजर गया, पर शाकरे खलीली का कोई अता पता नहीं मिला उन्हें। 92 के जून के महीने में रिपोर्ट करवाई थी सबा खलीली ने शाकरे खलीली की, पर 3 साल गुजर जाते हैं, पर शाकरे खलीली का कोई पता नहीं चलता। 3 साल बाद अब 1994 अप्रैल के महीने में अब बेंगलोर क्राइम पुलिस क्लोजिंग रिपोर्ट कर देते कि हमने सब पूछताछ कर लिया और स्वामी श्रद्धा आनंद को क्लीन चेक दे दिया। अब केस को क्लोज करते हैं क्योंकि शाकरे खलीली का कोई पता नहीं चल रहा था। बेंगलोर पुलिस ने लिख दिया था अब कोई चमत्कार हो जाए तो अच्छा है। 1994 में 27 अप्रैल को चमत्कार हो जाता है। पुलिस लगभग केस क्लोज करने वाली थी। इनको 30 अप्रैल को रिपोर्ट बनाकर देना था। अब क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल दूसरे ब्रांच का कांस्टेबल का दोस्त था बेंगलोर पुलिस का। वो एक शराब के ठेके के बाहर ड्यूटी दे रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग शराब पी रहे थे। उनमें से एक लड़का भी शराब पी रहा था। तो उनमें से कुछ लोग पुलिस के बारे में बात कर रहे थे। तो उनमें से ये लड़का कहता है पुलिस कुछ नहीं होती, वो बहुत नशे में था। 3 साल हो गया, हमारे मालिक को देखो, अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई उनको क्या, लाश को भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई। अब कांस्टेबल ने सुन लिया और उसके कान खड़े हो गए। सिविल ड्रेस में था और कांस्टेबल ने उसे चिढ़ाया और कहा ये क्या फेंक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो शराबी कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वो कहता है तुमने शाकरे खलीली का नाम सुना है। अब ये जो कांस्टेबल बेंगलोर पुलिस में था और इसका दोस्त क्राइम ब्रांच में था, तो इसे ये केस के बारे में सब पता था। तो कांस्टेबल कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। तो वो शराबी कहता है अरे इतनी बड़ी दीवान की बेटी थी, तू नहीं जानता उसे,
और हमारे साहब ने उसे घर में ही दफना दिया, वो भी ताबूत में। और वो ताबूत मैं खरीद के लाया था। तो कांस्टेबल ने कहा, क्या फेंक रहा है यार? तो उस शराबी ने कहा, आज भी वो ताबूत की दुकान है। फिर कांस्टेबल पुलिस वालों को कॉल करता है और उस शराबी को उठाकर वो लोग लेकर जाते हैं। जब थाने में उस शराबी को लेकर जाते हैं तब उसका सारा नशा उतर जाता है और वो कहता है कि मैं स्वामी श्रद्धानंद का नौकर था पूछताछ में, पर 1-2 साल से उसने काम छोड़ दिया था। फिर पुलिस सबसे पहले उस दुकान में जाती है जिस दुकान से इसने ताबूत खरीदा था। फिर दुकानदार से जब पूछते हैं तो दुकानदार कहता है 3 साल पहले ऐसा ही ताबूत किसी ने खरीदा था। फिर वो अपनी फाइल में से चेक करके नाम बताता है। 3 साल पहले स्वामी श्रद्धानंद उस दुकानदार से कहते हैं, मेरे पास एंटीक वैल्यू की आदमकद मूर्ति है, इसलिए मुझे वैसा ही एंटीक ताबूत चाहिए। अब जब सारी कड़ी को जोड़कर देखा तो क्राइम ब्रांच सब समझ गए। वो सीधा स्वामी श्रद्धानंद के घर पहुंचते हैं। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद से पूछताछ होती है पर वो कुछ नहीं बताता। फिर जब उसका नौकर उसके सामने आता है तब वो उगलता है सारा सच। जब स्वामी श्रद्धानंद शाकरे खलीली से पहली बार मिलता है तभी उसे पता चल जाता है कि शाकरे खलीली मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी है और उसे पता था मैसूर, मुंबई, बेंगलोर में उसकी काफी प्रॉपर्टीज थी, वो काफी करोड़पति थी। तभी से उसने प्लान बनाना शुरू किया और शाकरे खलीली को प्यार के चक्कर में फंसाया और उससे शादी कर ली। शुरू में स्वामी श्रद्धानंद काफी अच्छे से रहता था, प्यार से रहता था शाकरे खलीली के साथ। जब उसको पता चला कि शाकरे खलीली अपनी 4 बेटी में से बाकी 3 बेटी जो नाराज है उसे भी पैसा भेजती है तो वो गुस्सा होने लगा। पर उसने शाकरे खलीली को ये दिखाया नहीं, पर वो अंदर से चिढ़ने लगा कि अब मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे करके सारी दौलत तो इसकी खत्म हो जाएंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब शाकरे खलीली को स्वामी श्रद्धानंद का लालच का पता चला तब वो धीरे धीरे करके अपने सारे बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज करने लगी। अब स्वामी श्रद्धानंद को अपनी साजिश फ्लॉप दिखाई देने लगी तो उसने सोचा कि सारी प्रॉपर्टीज तो उनके नाम पर हो रही है, मेरे हिस्से तो कुछ नहीं आने वाला। तो उसने एक और प्लान बनाया। इस बीच स्वामी श्रद्धानंद ने शाकरे खलीली से बात भी किया कि बाकी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर कर दो, पर शाकरे खलीली ने नहीं सुना और उनके झगड़े भी होने लगे इसी वजह से। अब उसने सोचा शाकरे खलीली की बाकी प्रॉपर्टीज भी वो अपने बच्चों के नाम पर कर दे, उससे पहले मैं इसे ही खत्म कर देता हूँ। अब स्वामी श्रद्धानंद ने सोचा शाकरे खलीली की सभी बेटियां नाराज है तो उसने सोचा अगर मैंने कुछ किया तो सबका शक मुझ पर जाएगा, इसीलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि शाकरे खलीली मर भी जाए और मुझ पर शक भी ना हो। और उसने दिन चुना 28 अप्रैल 1991। मई से शाकरे खलीली गायब थी जब सबा खलीली ने शाकरे खलीली से बात नहीं किया था। अब पुलिस को पता चला कि मर्डर कौन से दिन हुआ था। अब स्वामी श्रद्धानंद अपने प्लान के मुताबिक सारे नौकर को छुट्टी दे देता है। अब शाम से पूरे घर में कोई नहीं है और उसने अपने हाथों से शाकरे खलीली के लिए चाय बनाई। अब शाकरे खलीली ने जैसे ही चाय पी तो वो बेहोश हो गई। फिर वो उसे गद्दे में लपेटता है। अब वो जो ताबूत था वो उसी दिन डिलीवर होता है। अब वो गद्दे को उसके अंदर डाल देता है। अब ताबूत का ढक्कन बंद करता है और उसे ताला लगाता है। कोई गला नहीं घोटता, सीधा उसे बेहोश करके उस गद्दे में डालकर ताबूत में बंद कर देता है। अब उसी दिन उसने एक और काम किया था। नौकरों को छुट्टी देने से पहले उसके घर के बीचों बीच उसने एक टैंक के लिए गड्ढा खुदवाया था और ये जो गड्ढा था उसने शाकरे खलीली के सामने खुदवाया था 27 अप्रैल को, एक दिन पहले, जब शाकरे खलीली जिंदा थी। शाकरे खलीली ऐसी पहली इंसान थी जिसने मरने से पहले अपनी कब्र देखी थी, पर उसे पता नहीं था, उसे लगा ये पानी के टैंक के लिए है। अब रात को उस ताबूत को खींचकर गड्ढे में डालता है और गड्ढे के जो चारों तरफ मिट्टी थी
उस मिट्टी से ताबूत को ढक देता है। अब अगले दिन सारे नौकर आ गए और जो 2 काम वाले को बुलाया था उसने, एक तो मिस्त्री था और दूसरा वो टैंक वाला, और एक आएगा जो मार्बल का फ्लोर लगाएगा। अब स्वामी श्रद्धानंद ने फ्लोरिंग वाले से कहा, टैंक वाले ने अपना काम करके गए, तुम फ्लोरिंग करना स्टार्ट करो। अब फ्लोरिंग पर उसने इटालियन मार्बल लगाया जो बहुत खूबसूरत था। जहाँ पर शाकरे खलीली की लाश थी वहीं पर उसने ये मार्बल लगाया था और ठीक वहीं पर उसने एक बार बनाया उसी जगह पर। और जैसे ही सारा काम हो गया तो उसने अगले दिन सारे दोस्तों को पार्टी दी और सभी शराब पीकर उसी जगह पर नाच रहे थे जहाँ पर शाकरे खलीली जिंदा दफन थी। और ये सिलसिला करीब 3 साल तक चला। अब 1994 में ये सब पता चला जब वो शराबी ने मुंह खोला। अगर वो नहीं सुनता पुलिस वाला तो उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ था शाकरे खलीली के साथ। किसी को नहीं पता चलता कि स्वामी श्रद्धानंद ने कितनी बेरहमी से उसे मारा था, जिंदा दफन किया था। अब जो जगह पर शाकरे खलीली की लाश थी वो जगह पर पुलिस ने मजदूरों को बोलकर खुदवाया। जैसे ही ताबूत दिखा वो ताबूत को बाहर निकाला गया और उसको खोले तो उसके अंदर एक कंकाल था जो 3 साल पुराना था। अब पुलिस ने सोचा ये शाकरे खलीली है या नहीं, कैसे पता लगाया जाए। तो उसमें से चूड़ी और अंगूठी मिली जो शाकरे खलीली की थी। उनकी बेटियों से पूछताछ करने पे पता चला कि ये सही में शाकरे खलीली है जो शाकरे खलीली पहना करती थी। लेकिन फिर भी उस कंकाल का पुलिस ने डीएनए करवाया और जैसे ही डीएनए करवाया तो सब साबित हो गया कि ये शाकरे खलीली है। अब उसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने ताबूत को चेक किया तो उसके राइट, लेफ्ट और सामने की तरफ निशान थे नाखून के। अब फॉरेंसिक की टीम ने कहा नाखून के निशान इसलिए है क्योंकि शाकरे खलीली को होश में आने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसका दम घुट रहा था, इसीलिए वो झटपटाने लगी और हाथ पैर चलाने लगी और नाखून से, जो नाखून उसके लंबे थे, वो नाखून से वो उस ताबूत को खुरचने लगी कि कैसे भी करके वो ताबूत से बाहर निकले। उसका बहुत दम घुट रहा था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई।